तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने जाना मोबाइल के अंदर नेटवर्क कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे सप्लाई आती है, कैसे बनता है, कौन सी फ्रिक्वेंसी कौन से बैंड पर काम करता है, आज की इस वीडियो में उसे करेंगे कंप्लीट। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन सी आईसी लगाई जाती है, कैसे आईसी एक्टिव होती है, कैसे आईसी काम करती है, कौन सी आईसी से किस आईसी में काम किया जाता है, सप्लाई आती है, प्रॉब्लम को कैसे पहचाने, कैसे जाने, क्या प्रॉब्लम किस चीज़ से आती है। आज की वीडियो में हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बताएंगे बिल्कुल डिटेल में, जीरो लेवल से एक एक चीज़ एक एक पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, स्किप मत करें। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, मेरा टाइम को वेस्ट करते हैं, आज की वीडियो को शुरू। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपके मोबाइल में कोई एंटीना लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए कोई एंटीना मोबाइल में लगा हुआ है। दोस्तों बिल्कुल डायग्राम बना के दिखाएंगे, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपको एक स्विच आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये स्विच मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फिर यहाँ से वैल्यू हमें निकलती है। तो यहाँ पे कुछ आपको एक डायोड आपको देखने को मिल जाएगा। डायोड काफ़ी मिल सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ और चीज़ों को जान पाएँ किस तरीके से काम करती है। तो जैसे ही हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार की कोयल भी इसमें लगी हुई आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो फिर चलेंगे हम यहाँ से, तो फिर यहाँ पर आप एक डायोड फिर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे मिल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको समझ लेनी है, क्योंकि दोस्तों जब तक समझेंगे नहीं काम नहीं कर पाएंगे। अब होगा क्या, ये यहाँ से निकल के ये जाएगी एक आईसी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ट्रैक होता है जाता है एक आईसी के अंदर, और ये आईसी हमारे मोबाइल के अंदर बिल्कुल मेन आईसी होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना, यानी कि नेटवर्क के लिए जो मेन आईसी होती है ये होती है, इसको बोलते हैं आर एफ। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, RF इस आईसी को बोला जाता है, और यही इसे एक्टिवेट करती है। यानी कि इस आईसी को एक्टिवेट होने पर ही हमारे नेटवर्क सेक्शन की जो काम करने की क्षमता है वो चलती है। जो प्रॉब्लम आती है इससे आती है। इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो नीचे कमेंट कर देना, लास्ट में वीडियो में उसके ऊपर भी हम समझा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, देखो अगर सबसे पहले मैं आज सजेस्ट करूँगा, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म आएगी वो कल की वीडियो में हमने बताई है। तो यहाँ से दो सप्लाई इस मोबाइल के अंदर से, इस आईसी के अंदर से निकलती हैं दो सप्लाई। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक तो ये निकली और एक ये निकली। इसको बोलते हैं EGSM। EGSM। अब EGSM क्या होता है, जो आज की वीडियो देख रहा है ये तो वो शायद ना समझ पाए, लेकिन जिसने कल की वीडियो देखी होगी वो समझ चुका होगा कि ये क्या है। कल की वीडियो में हमने EGSM और DSM के DSC के बारे में बिल्कुल बताया। और जो ये होती है दूसरी लाइन, ये होती है हमारी DSC। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो ये दो सप्लाई हमारी आई इसमें से, और ये आने के बाद में दोस्तों कुछ इस प्रकार से नीचे आ रही हैं। देखो ध्यान से देखना, इस प्रकार से नीचे आई। तो नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, एक स्विच जिसको बोलते हैं एक स्विच। तो यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं, एक स्विच हमने यहाँ पे लगा दिया जिसको बोलते हैं हम SP के नाम से एक स्विच हमने यहाँ पे लगा दिया। अब दोस्तों समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट समझाएंगे, बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर पाएंगे, सारी चीज़ डिटेल में समझ पाएंगे। अब करना क्या है, देखो इस स्विच के अंदर से ही आपकी 4 सप्लाई निकलती हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, एक यानी कि 1 2 3 और ये 4, ये 4 सप्लाई आपकी निकलती हैं। अब दोस्तों 4 सप्लाई कैसे निकलती हैं, क्या क्या काम करती है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। तो यदि पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पे आपकी आ जाएगी DSC, और जिसको बोलते हैं हम RX, और फिर यहाँ पे हम बोलेंगे P, और ये होगी हमारी कितनी भला 900, और ये होगी हमारी 1900। जी हाँ 1900 मेगाहर्ट्ज़ MHz। तो इसको बोलते हैं 1900 मेगाहर्ट्ज़। और फिर ये दूसरे नंबर की जो आईसी होती है हमारी, दूसरे यानी कि जो दूसरा पॉइंट जो सप्लाई निकल रही है ये होगी हमारी। और दोस्तों यहाँ DSC की बात हो रही है, तो ये DSC होगी हमारी, DSC, हाँ DSC होगी। और फिर ये दूसरी होगी, ये भी DSC होगी हमारी, DSC। पर दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें जो RX होगा और ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा N, और ये हमारी होगी 1800 मेगाहर्ट्ज़।
तो 1800 मेगाहर्ट्ज़। और फिर ये तीसरी जो है तीसरी होगी हमारी EGSM, ये आ जाएगी EGSM में EGSM। तो ये EGSM आ चुकी है हमारी। ये होगा हमारा RX, पॉइंट लगा देते हैं कोमा, और फिर ये P, जैसे ये P है तो सेम यही ये चली जाएगी लेकिन 900 पे, 900 पे, तो MHZ। और फिर एक आती है हमारी जो लास्ट बची, ये भी यही होगी EGSM। तो ये भी होगी हमारी RX कोमा, और ये होगी N। देखो ये सेम है लेकिन कंडीशन सबकी अलग है। और ये होगी हमारी 850 पे, 850 मेगाहर्ट्ज़। तो दोस्तों अगर आप ये देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ हमने कल की वीडियो में एक चीज़ बताई है। EGSM क्या होता है, DSC क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में बताई गई है। नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे के पॉइंट पे। तो हमारी देखो 4 सप्लाई निकली, 4 सप्लाई इसमें से निकली है। तो 4 सप्लाई, ये 4 सप्लाई हमें क्या क्या करती है, ये 4 सिग्नल, यानी कि ये 4 सिग्नल हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, समझनी है। तो अब क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से ये सुनो। तो दोस्तों अब जो हमारे ये जो 4 IC मतलब ये जो 4 सप्लाई हैं हमारी, ये जाएंगी डायरेक्ट CPU के अंदर। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल CPU के अंदर। तो हम यहाँ पे एक CPU बना देंगे दोस्तों। ये देखो, ये हो गया हमारा CPU, ये हमारा CPU हो गया। तो सबसे पहले पहली सप्लाई 1 2 3 4। तो देखो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, ये चीज़ जो चारों सप्लाई आई ये हमारी CPU के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। CPU के अंदर प्रवेश करने के बाद में अब क्या होता है, अब समझ। तो दोस्तों अब ये जो RFIC है, इसे चलाने के लिए, इसे एक्टिव करने के लिए 2 सप्लाई इसमें से निकलती हैं, जो आती हैं VBAT से, VBAT यानी कि VBAT के प्लस से। और ये भी दूसरा पॉइंट भी इसका VBAT से ही आता है। तो अब ये IC हमारी एक्टिव होगी। एक्टिव होने के बाद में, और दोस्तों IC को यूज़ करने के लिए, IC को चलाने के लिए EN सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, चलो ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा CPU लगा हुआ है और ये जो हमें इसमें से जो पावर ये सप्लाई मिली है, ये दोस्तों तब यूज़ होगी जब हमारे पास कॉलिंग आएगी, यानी कि कॉल आने के लिए तो हमारे ये बैंड काम करते हैं। लेकिन यदि हमें कॉलिंग करनी है यानी कि भेजनी है, तब क्या होगा, ये जो CPU आपका लगा हुआ है इसमें से 2 सप्लाई निकलेगी और वो जाएगी RF में। जी हाँ दोस्तों, RF में जाएगी। तो ये भेजते हैं हम 1, और ये 2, इसको बोलते हैं EGSM, और एक है DSC। बस फ़र्क क्या होगा, ये EGSM है, इसके आगे लग जाएगा TX यानी कि ट्रांसमिट, यानी कि ट्रांसमिट करेगा अब ये, और इसके साथ भी लग जाएगा TX, यानी कि इसके साथ भी TX और इसके साथ भी TX लग जाएगा। तो यानी कि अब ये भेजने का काम करेगा, यानी कि अगर आने का काम करे, कॉलिंग आ रही है तो इस बैंड्स पे आएगी, लेकिन अगर भेजेगा तो CPU फिर भेजेगा तो ये वापस इसे देगा, तब ये जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये क्या है कि जब आपकी कॉलिंग आएगी तब तो आपका ये सेक्शन पूरा काम करेगा, और तब आपकी कॉलिंग आपको करनी होगी, यानी कि आपको भेजनी होगी, तब आपकी ये पावर काम करेगी। तो यहाँ तक तो दोस्तों आप कंप्लीट समझ गए होंगे। तो अब क्या होगा, इस IC को यानी कि IC को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा। तो इस IC को एक्टिवेट करने के लिए अब ये सबसे मेन सिग्नल होगा वो कहाँ से आएगा, ये चीज़ आपको बिल्कुल जाननी है। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में जब भी आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी नेटवर्क सेक्शन में, तो आपको यहीं पे काम करना होगा, इन चीज़ों को पहचानना होगा। तो अब ये कि मेन चीज़ कहाँ से आती है ये देखिए आप। तो वो सिग्नल हमारा यहाँ से निकलता है EN सिग्नल। जी हाँ, EN सिग्नल, और जिसको बोलते हैं PON भी हम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो दोस्तों इस IC का काम, यानी कि इस IC को एक्टिव करने के लिए इस पावर का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों एक पावर का यूज़ और किया जाता है, ये वाला आ गया, देखो एक सप्लाई और आ गई, ये है बैंड, यानी कि BAND, बैंड को सिलेक्ट करने के लिए, जो आपको ये बताए हैं ये सर्च करने के लिए। तो RF की पावर को, आउटपुट इनपुट को कंट्रोल करने के लिए एक सप्लाई इसमें और निकलती है। चलो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये हो गई, इसको बोलते हैं दोस्तों RAM। जी हाँ दोस्तों, VRAM। जी हाँ, इसको VRAM बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एनालॉग पावर कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसके जितने भी सिग्नल होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम यही करता है।
तो ये डायरेक्ट आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है, आरएफआईसी को एक्टिव करता है, सारे का जो है सारे कंट्रोल जो करते हैं वो ये ही करता है। का मतलब ये हमारी मेन चीज़ है, इसे कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इसे स्टेबलाइजर करने के लिए ये यहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो ये सर्कल, ये चार्ट हमारा कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। तो इसमें हमने जाना किस तरीके से हमारा 2G काम करता है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जानेंगे प्रॉब्लम को। देखो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, यही मेन चीज़ है। अगर आपने ये समझ लिया तो प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। देखो मान लीजिए आपका मोबाइल ओके चल रहा है, बाई चांस आपका ये जो ट्रैक है, ये प्राइमरी लाइन है, यदि ये कट कर दी जाए तब क्या होगा। तो ये RF जो है, RF है, ये IC तो आपकी एक्टिव होगी नहीं। अब एक्टिव नहीं होगी तो इसमें कंट्रोल में पावर नहीं जाएगी। जब पावर नहीं जाएगी तो मोबाइल में क्या आएगा आपका, नो सर्विस। जी हाँ दोस्तों, नो सर्विस, तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। अभी चलो मान लीजिए ये हमारा ओके है। अभी देख लीजिए ये आपकी 4 पावर निकली हैं। अभी आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कि किसी किसी में एयरटेल की सिम चल रही है, वोडाफोन की नहीं चल रही है, या आइडिया की नहीं चल रही है, एक सिम चल रही है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो 4 पावर है हमारी, ये अलग अलग बैंड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही हैं। तो इनमें से अगर कोई सा कनेक्शन हमारा कट जाए, तो मान लीजिए अगर ये कट गया तो ये 1900 वाली हमारी फ्रिक्वेंसी कट चुकी है, तो 1900 पे जो उनसी काम करती है वो सिम आपकी काम नहीं करेगी। इस तरीके से भी प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। तो यहाँ से का ट्रैक चेक करना होता है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये डायरेक्ट ऐसे सप्लाई नहीं आती जैसे यहाँ पर दिखाई है। देखो यहाँ से निकल के CPU में आ रही है। तो इस ट्रैक के बीच में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे कोई कोयल हो गई, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो गई। तो दोस्तों देखो, अगर मान ली ये चीज़ हमें एक एक चीज़ बताने लगे तो फिर तो बोर्ड पूरा ही भर जाएगा और ये क्लास तो बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं होगी फिर आपकी। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए बिल्कुल ईजी शॉर्टकट ट्रिक में बताया है। जितने भी जो ट्रैक हमने निकाले हैं इनके बीच में कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अभी मान लीजिए ये जो ट्रैक निकला है हमारा बैंड ए, ये वाला निकला है। यदि ये ट्रैक यहाँ से कट जाए, बीच में से कोई कट जाए, तब होगा क्या, जब भी हम देखते हैं कि जब हम किसी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते तो सर्च करते हैं, तो सर्चिंग चलती रहती है, लेकिन बाद में रजिस्टेंस फेल कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, या सर्च कंप्लीट नहीं आता ऐसे आ जाता है, या सर्चिंग ही चलती रहती है, यानी कि बैंड सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला ट्रैक हमारा कट जाता है। इसे ठीक करने के लिए फिर यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पे आना है CPU पे। यहाँ पे रजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, बड़ा सा कैपेसिटर यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हमें वैल्यू चेक करनी होती है, लेकिन वैल्यू भी तभी आप चेक कर पाएंगे, या ये चीज़ तभी आप चेक कर पाएंगे जब आप इस डायग्राम को समझ पाएंगे। इसीलिए हम आपको 0 लेवल से एक चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया। एक चीज़ और बता दें, देखो एक प्रॉब्लम आपको देखने को ये मिली होगी कि नेटवर्क जब हम देखते हैं तो नेटवर्क जैसे फुल है यहाँ पे, तो ये फुल है, तो होता क्या है, आपने देखा कुछ मोबाइलों में बहुत कम नेटवर्क आ जाते हैं, बहुत कम। तो उसमें क्या होता है, ये जो ट्रैक होता है इसमें बीच में ये जो कंपोनेंट कुछ लगा हुआ है, इसमें फॉल्ट आ जाता है। तो हम यहाँ से निकाल के हमें काम नहीं चलेगा। मान लें यहाँ से निकालते डायरेक्ट कर देते तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको करना भी नहीं है। जितनी वैल्यू का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है इतनी ही वैल्यू का आपको कैपेसिटर लगाना है, जितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस है इतनी ही वैल्यू की रेजिस्टेंस चेक करके लगा देनी है, तो आपका ट्रैक भी ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक एक चीज़ समझाते हैं, बताते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप मोबाइल के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम को जान सकते हैं, उसकी कमियों को पता कर सकते हैं। बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो नीचे कॉमेंट जरूर करें। तो ठीक है।